क्या आप जानते हैं कि केवल मेहनत करने से ही सफलता नहीं मिलती? तो फिर कुछ लोग क्यों असाधारण रूप से सफल होते हैं, जबकि बाकी लोग उसी मेहनत के बाद भी संघर्ष करते रहते हैं? मैल्कम ग्लैडवेल की किताब आउटलियर्स में बताया गया है कि सफलता के पीछे टैलेंट और मेहनत के अलावा कुछ और महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, जैसे कि सही अवसर, नेटवर्किंग और 10,000 घंटे का अभ्यास। अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यहाँ हम सफलता के उन रहस्यों को समझेंगे जो केवल अमीर और सफल लोगों को पता होते हैं। तो चलिए, सफलता के विज्ञान को डिकोड करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें ताकि इस जानकारी को ज्यादा लोग जान सकें। परिचय, रोसेटो का रहस्य, द मिस्ट्री ऑफ रोसेटो। आउटलायर्स, सफलता की कहानी, मैल्कम ग्लैडवेल, अध्यायवार सारांश। लेखक, मैल्कम ग्लैडवेल। Those people were dying of old age. Nothing more. वे लोग बुढ़ापे से मर रहे थे, और कुछ नहीं। आउटलायर्स की शुरुआत रोसेटो नामक एक छोटे से कस्बे की कहानी से होती है, जो पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में स्थित था। यह स्थान विशेष रूप से इसलिए चर्चा में आया क्योंकि यहाँ के लोग असाधारण रूप से स्वस्थ और दीर्घायु थे। क्या खास था रोसेटो में? 1950 के दशक में, जब वैज्ञानिक और डॉक्टर हृदय रोगों और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की बढ़ती संख्या को लेकर चिंतित थे, उन्होंने पाया कि रोसेटो में हृदय रोग से मरने वालों की संख्या लगभग 0 थी। 65 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति की दिल की बीमारी से मृत्यु नहीं हो रही थी, जो उस समय अमेरिका में बहुत ही असामान्य था। डॉक्टर स्टुअर्ट वुल्फ और उनकी टीम ने इस रहस्य को समझने के लिए गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने कई संभावनाएं जांचीं। एक आहार, क्या रोसेटो के लोग विशेष रूप से स्वस्थ भोजन खाते थे? लेकिन नहीं। वे सामान्य अमेरिकियों की तरह ही पास्ता, पिज्जा और वसा युक्त भोजन खाते थे। 2 व्यायाम, क्या वे ज्यादा फिट रहते थे? नहीं, वे औसत अमेरिकी नागरिकों की तरह ही रहते थे और कोई विशेष व्यायाम नहीं करते थे। 3 जेनेटिक्स, आनुवंशिकी, क्या यह एक आनुवांशिक विशेषता थी? नहीं, क्योंकि जब उनके रिश्तेदार अमेरिका के अन्य हिस्सों में रहते थे, तो वे इस तरह स्वस्थ नहीं थे। 4 स्थान बटा पर्यावरण, क्या वहाँ की जलवायु या भौगोलिक स्थिति खास थी? नहीं, आसपास के अन्य कस्बों में ऐसा कोई स्वास्थ्य लाभ नहीं देखा गया। तो रहस्य क्या था? अंत में, शोधकर्ताओं ने पाया कि रोसेटो के लोगों की असली ताकत उनके सामाजिक संबंधों और समुदाय में थी। वे मजबूत पारिवारिक और सामाजिक बंधनों में जीते थे। कई पीढ़ियां एक साथ एक ही घर में रहती थीं, जिससे सामाजिक समर्थन और मानसिक शांति मिलती थी। समाज में एकजुटता और परस्पर सम्मान था, जिससे तनाव और चिंता कम हो जाती थी। वे अक्सर मिलजुल कर समय बिताते, एक दूसरे की मदद करते और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते। सबक क्या है? रोसेटो का रहस्य यह सिखाता है कि सिर्फ व्यक्तिगत मेहनत ही नहीं, बल्कि सामुदायिक और सामाजिक समर्थन भी सफलता और दीर्घायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्लैडवेल इस अध्याय के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि कई बार सफलता और अच्छा स्वास्थ्य व्यक्तिगत प्रयास से अधिक बाहरी कारकों, संस्कृति, समाज और परवरिश से प्रभावित होते हैं। मुख्य संदेश: सामाजिक संबंध और समुदाय का समर्थन दीर्घायु और खुशी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अकेले मेहनत करने से ही सफलता नहीं मिलती, बल्कि सही माहौल और अवसर भी जरूरी है। हमारी सफलता और स्वास्थ्य का संबंध केवल व्यक्तिगत आदतों से नहीं, बल्कि हमारे समाज और संस्कृति से भी है। भाग 1, अवसर, अपॉर्चुनिटी। अध्याय 1, मैथ्यू प्रभाव, द मैथ्यू इफेक्ट। मैथ्यू प्रभाव क्या है? For to everyone who has, more will be given, and he will have abundance, but from him who has not, even what he has will be taken away. जिसके पास पहले से है, उसे और अधिक मिलेगा, और जिसके पास कुछ भी नहीं है, उससे वह भी छीन लिया जाएगा। यह एक उदाहरण है, जिसे समाज में असमानता को समझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सरल शब्दों में, जो पहले से ही सफल या विशेषाधिकार प्राप्त हैं, उन्हें और अधिक अवसर मिलते हैं। जिनके पास अवसर नहीं हैं, वे और भी पीछे छूट जाते हैं। कैसे लागू होता है यह सिद्धांत? ग्लैडवेल ने इस विचार को कनाडाई जूनियर हॉकी लीग के उदाहरण से समझाया। हॉकी खिलाड़ियों का जन्म महीना और सफलता। कनाडा में हॉकी एक प्रमुख खेल है,
और युवा खिलाड़ियों को बचपन में ही टीमों में चुना जाता है। चयन की कट ऑफ तारीख 1 जनवरी होती है। जिनका जन्म जनवरी, फरवरी, मार्च में हुआ होता है, वे लगभग 1 साल बड़े और शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। कोच और प्रशिक्षक इन बड़े और मजबूत बच्चों को अधिक मौके देते हैं, उन्हें बेहतर कोचिंग, अधिक अभ्यास और ज्यादा खेल के अवसर मिलते हैं। परिणामस्वरूप वे और बेहतर खिलाड़ी बन जाते हैं और आगे चलकर सफल होते हैं। इसका नतीजा? ज्यादातर पेशेवर हॉकी खिलाड़ी शुरुआती महीनों, जनवरी से मार्च, में जन्मे होते हैं। साल के आखिरी महीनों, अक्टूबर से दिसंबर, में जन्मे बच्चे पीछे रह जाते हैं। मैथ्यू प्रभाव और असमानता। यह सिर्फ खेलों में नहीं होता, बल्कि शिक्षा, करियर और समाज के हर क्षेत्र में लागू होता है। एक शिक्षा में अमीर और पढ़े लिखे परिवारों के बच्चे बेहतर स्कूलों में जाते हैं, ज्यादा संसाधन पाते हैं और आगे बढ़ते हैं। गरीब परिवारों के बच्चों को वैसा समर्थन नहीं मिलता, जिससे वे पीछे रह जाते हैं। 2 करियर में जो पहले से अच्छी कंपनियों में होते हैं, उन्हें बेहतर अवसर और प्रमोशन मिलते हैं। जो कम अवसरों से शुरू करते हैं, उन्हें आगे बढ़ने में ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। क्या यह बदला जा सकता है? ग्लैडवेल का सुझाव है कि अगर हम इस असमानता को पहचानें, तो हम इसे सुधार सकते हैं। उदाहरण: अगर हॉकी चयन में कट ऑफ तारीख को छोटे समूहों में बांटा जाए, तो छोटे बच्चों को भी बराबर अवसर मिलेंगे। शिक्षा में अधिक संसाधन और ट्यूशन देकर गरीब बच्चों को भी बराबरी पर लाया जा सकता है। मुख्य संदेश: सफलता केवल प्रतिभा की बात नहीं, बल्कि अवसरों और शुरुआत के सही समय पर निर्भर करती है। समाज में कुछ लोगों को जन्म से ही ज्यादा मौके मिलते हैं, जिससे असमानता बनी रहती है। अगर हम इस प्रभाव को पहचानें, तो इसे सुधारने के तरीके निकाल सकते हैं। अध्याय 2: 10,000 घंटे का नियम, द 10,000 रूल। 10,000 घंटे का नियम क्या है? इन हैम्बर्ग वी हैड टू प्ले फॉर 8 hours। हैम्बर्ग में हमें 8 घंटे तक खेलना पड़ा। यह विचार कहता है कि किसी भी क्षेत्र में माहिर, एक्सपर्ट, बनने के लिए कम से कम 10,000 घंटे का अभ्यास जरूरी होता है। ग्लैडवेल ने यह नियम समझाने के लिए कई उदाहरण दिए, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है द बीटल्स और बिल गेट्स। बीटल्स और हैम्बर्ग, द बीटल्स इन हैम्बर्ग। बीटल्स 1960 के दशक में दुनिया का सबसे प्रसिद्ध म्यूजिक बैंड बन गया। लेकिन उनकी सफलता अचानक नहीं आई, उसके पीछे सालों की कड़ी मेहनत और हजारों घंटे का अभ्यास था। बीटल्स की कहानी। 1957 में बीटल्स सिर्फ एक साधारण युवा बैंड था। उन्हें जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में एक क्लब में लगातार 8 घंटे रोज लाइव परफॉर्म करने का मौका मिला। वहां वे कई सालों तक 1,200 से अधिक शो में परफॉर्म करते रहे। इस दौरान उन्होंने 10,000 घंटे से ज्यादा का लाइव म्यूजिक का अनुभव प्राप्त किया। परिणाम? जब वे प्रसिद्ध हुए, तब तक वे पहले से ही बेहद अनुभवी संगीतकार बन चुके थे। बिल गेट्स और 10,000 घंटे का नियम। बिल गेट्स की सफलता का रहस्य। 1968 में, जब वे सिर्फ 13 साल के थे, उनके स्कूल में कंप्यूटर उपलब्ध था, जो उस समय बहुत दुर्लभ था। उन्हें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करने का अनुकरणीय अवसर मिला। उन्होंने दिन रात प्रोग्रामिंग की और सैकड़ों घंटे कोडिंग में बिताए। जब उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की, तब तक वे 10,000 घंटे से ज्यादा अभ्यास कर चुके थे। परिणाम? वे बाकी प्रोग्रामरों से आगे निकल चुके थे और माइक्रोसॉफ्ट को विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी बनाने में सफल हुए। क्यों जरूरी है 10,000 घंटे का अभ्यास? यह नियम बताता है कि प्रतिभा से ज्यादा अभ्यास मायने रखता है। लगातार अभ्यास करने वाले लोग ही अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनते हैं। जल्दी शुरुआत करने से सफलता के अवसर बढ़ जाते हैं। ग्लैडवेल के अनुसार, सिर्फ स्मार्ट होना काफी नहीं है, लगातार अभ्यास और सही अवसर मिलना भी जरूरी है। मुख्य संदेश: कोई भी व्यक्ति जन्म से जीनियस नहीं होता, लगातार अभ्यास से ही महारत हासिल होती है। जिन्हें जल्दी शुरुआत करने और लगातार अभ्यास करने का मौका मिलता है, वे सबसे आगे निकल जाते हैं। प्रतिभा और अभ्यास का सही मेल ही किसी को आउटलायर बनाता है। अध्याय 3: जीनियस की समस्या, भाग 1, द ट्रबल विद जीनियसेस, पार्ट 1।
क्या सिर्फ आईक्यू, बुद्धि लब्धि, से सफलता तय होती है? Knowing a guy's IQ doesn't matter when you are up against a bunch of smart guys. जब आपका मुकाबला बहुत से होशियार लोगों से हो तो किसी लड़के का आईक्यू जानना कोई मायने नहीं रखता। ग्लैडवेल इस अध्याय में इस विचार को चुनौती देते हैं कि उच्च आईक्यू, बुद्धि लब्धि होने का मतलब यह नहीं कि व्यक्ति सफल होगा। सरल शब्दों में, अगर कोई बहुत बुद्धिमान है तो भी उसकी सफलता तय नहीं होती। जब एक ही स्तर के कई प्रतिभाशाली लोग एक साथ होते हैं तो केवल आईक्यू फर्क नहीं डालता, अन्य गुण भी मायने रखते हैं। आईक्यू और सफलता का सीधा संबंध नहीं। अक्सर ऐसा माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति का आईक्यू बहुत अधिक है तो वह जीवन में जरूर सफल होगा। लेकिन ग्लैडवेल बताते हैं कि यह पूरी तरह सच नहीं है। आईक्यू की सीमा, थ्रेशहोल्ड इफेक्ट। आईक्यू एक सीमा तक ही मदद करता है। 125 से ऊपर का आईक्यू सफलता के लिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं डालता। 125 आईक्यू वाले और 180 आईक्यू वाले व्यक्ति की सफलता में ज्यादा अंतर नहीं होता। सवाल यह नहीं कि आप कितने बुद्धिमान हैं, बल्कि आप अपनी बुद्धिमत्ता का कैसे उपयोग करते हैं। क्रिस लैंगन की कहानी, एक असफल जीनियस। ग्लैडवेल इस अध्याय में क्रिस लैंगन का उदाहरण देते हैं, जिनका आईक्यू 195 से 210 के बीच था, जो आइंस्टीन आईक्यू 150 से भी अधिक था। क्रिस लैंगन की समस्याएं। एक पारिवारिक सपोर्ट की कमी। गरीब परिवार में जन्मे, उन्हें अपने टैलेंट को निखारने का कोई अवसर नहीं मिला। 2. सामाजिक कौशल की कमी। वे बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन लोगों से सही तरह से बातचीत नहीं कर पाते थे। 3. संघर्ष का दौर। कॉलेज में आर्थिक समस्याओं और प्रशासनिक मुद्दों के कारण उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। परिणाम, इतनी अधिक बुद्धिमत्ता होने के बावजूद लैंगन को कोई बड़ी उपलब्धि नहीं मिली। उनकी असफलता साबित करती है कि केवल उच्च आईक्यू होना ही पर्याप्त नहीं है। रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एक सफल जीनियस। इसके विपरीत ग्लैडवेल रॉबर्ट ओपेनहाइमर का उदाहरण देते हैं, जो अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट, परमाणु बम बनाने की योजना के प्रमुख वैज्ञानिक थे। क्यों थे ओपेनहाइमर सफल? उच्च आईक्यू के साथ सामाजिक बुद्धिमत्ता भी थी। वह प्रशासन और राजनीति को अच्छी तरह समझते थे, अपने विचारों को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत कर सकते थे। यही वजह थी कि ओपेनहाइमर को अवसर मिले और वे एक महान वैज्ञानिक बने। मुख्य संदेश, सिर्फ उच्च आईक्यू से सफलता नहीं मिलती, सामाजिक कौशल और अवसर भी जरूरी है। आईक्यू का एक स्तर के बाद ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। असली सफलता आपकी व्यावहारिक बुद्धिमत्ता, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, पर निर्भर करती है। सफलता के लिए मानसिक कौशल के साथ साथ सामाजिक और संचार कौशल भी जरूरी है। अध्याय 4, जीनियस की समस्या, भाग 2, दी ट्रबल विद जीनियसेस, पार्ट 2। क्या केवल बुद्धिमत्ता ही सफलता की गारंटी है? After lengthy negotiations, it was agreed that Robert would be suspended. लंबी बातचीत के बाद यह सहमति बनी कि रॉबर्ट को निलंबित कर दिया जाएगा। इस अध्याय में ग्लैडवेल यह बताते हैं कि सफलता सिर्फ आईक्यू, बुद्धि लब्धि पर निर्भर नहीं करती, बल्कि सामाजिक कौशल, सोशल इंटेलिजेंस और पारिवारिक पृष्ठभूमि भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। सरल शब्दों में, सिर्फ जीनियस होना काफी नहीं है, बल्कि कैसे आप अपने टैलेंट का इस्तेमाल करते हैं, यह ज्यादा मायने रखता है। सामाजिक परिस्थितियां, पालन पोषण और संचार कौशल किसी की सफलता में बड़ी भूमिका निभाते हैं। रॉबर्ट ओपेनहाइमर बनाम क्रिस लैंगन। इस अध्याय में ग्लैडवेल 2 विपरीत उदाहरण पेश करते हैं। एक, क्रिस लैंगन, एक असफल जीनियस। क्रिस लैंगन का आईक्यू 195 से 210 के बीच था, जो आइंस्टीन से भी ज्यादा था। फिर भी वे कोई महान वैज्ञानिक या उद्योगपति नहीं बने। कारण, गरीब परिवार से आते थे, इसलिए उन्हें सही अवसर नहीं मिले। कॉलेज में प्रशासनिक दिक्कतों का सामना किया, लेकिन कोई समर्थन नहीं मिला। आत्मविश्वास और संचार कौशल की कमी थी, जिससे वे अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं पाए। परिणामस्वरूप उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी और वे अपने टैलेंट का पूरा उपयोग नहीं कर सके। 2, रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एक सफल जीनियस। आईक्यू बहुत अधिक था, लेकिन इसके अलावा वे शानदार संचार कौशल के भी मालिक थे। उनके पास एक शिक्षित और उच्च वर्गीय पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, जिससे वे बेहतर अवसरों तक पहुंच सके।
एक बार उन्होंने अपने प्रोफेसर को जहर देकर मारने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उन्हें कॉलेज से निकाला नहीं गया, बल्कि सिर्फ निलंबित किया गया। कारण? वे अपनी बात को प्रभावी ढंग से रख सकते थे। उन्हें अपने अधिकारों और बातचीत के कौशल का ज्ञान था। उन्हें सही मार्गदर्शन और समर्थन मिला। बाद में वे मैनहट्टन प्रोजेक्ट के निदेशक बने और इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। निष्कर्ष: ओपेनहाइमर सफल हुए क्योंकि उनके पास प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस थी, यानी सामाजिक और संचार कौशल। क्या है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस? ग्लैडवेल बताते हैं कि सिर्फ किताबों की बुद्धिमत्ता, आईक्यू, ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक बुद्धिमत्ता, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, भी जरूरी है। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस क्या है? सामाजिक और संचार कौशल, सही समय पर सही बात कहने की क्षमता, खुद को आत्मविश्वास से प्रस्तुत करने की क्षमता, मुश्किल परिस्थितियों में सही निर्णय लेने का कौशल। क्रिस लैंगन के पास उच्च आईक्यू था, लेकिन प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की कमी थी। रॉबर्ट ओपेनहाइमर के पास दोनों थे, इसीलिए वे सफल हुए। परिवार और पालन पोषण की भूमिका। ग्लैडवेल बताते हैं कि एक व्यक्ति की सफलता में उसके परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। एक अमीर और शिक्षित परिवार के बच्चे आत्मविश्वास और अधिकारों की समझ बचपन से दी जाती है। वे बड़े अवसरों तक पहुंच बना सकते हैं। वे कठिन परिस्थितियों में अपनी बात रख सकते हैं और खुद को बचा सकते हैं। 2 गरीब और कम शिक्षित परिवार के बच्चे अक्सर अधिकारों और अवसरों की कमी महसूस करते हैं। समाज में अपने हक के लिए लड़ने की कला नहीं आती। वे बेहतर अवसरों तक नहीं पहुंच पाते। यही कारण है कि ओपेनहाइमर जैसे लोग आगे बढ़ जाते हैं, जबकि लैंगन जैसे जीनियस संघर्ष करते रहते हैं। मुख्य संदेश: सिर्फ उच्च आईक्यू होना सफलता की गारंटी नहीं देता, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस और अवसर भी जरूरी है। सफलता में पारिवारिक पृष्ठभूमि और पालन पोषण की बड़ी भूमिका होती है। सामाजिक और संचार कौशल की कमी होने पर व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाता। अध्याय 5: जो फ्लॉम के 3 सबक, जो फ्लॉम्स 3 लेसन्स। जो फ्लॉम कौन थे? मैरी अर्न्ड अ निकल। जो फ्लॉम एक प्रसिद्ध अमेरिकी वकील थे, जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम और परिस्थितियों का सही उपयोग करके सफलता हासिल की। यह अध्याय इस बात को समझाने की कोशिश करता है कि सफलता केवल व्यक्तिगत मेहनत का परिणाम नहीं होती, बल्कि यह कई बाहरी कारकों, जैसे जन्म का समय, सामाजिक परिस्थितियां और अवसरों का सही उपयोग, पर भी निर्भर करती है। ग्लैडवेल ने जो फ्लॉम की सफलता के पीछे 3 प्रमुख कारणों को बताया है, जिन्हें हम जो फ्लॉम के 3 सबक कह सकते हैं। सबक 1: यह मायने रखता है कि आप कब पैदा हुए, द इम्पोर्टेंस ऑफ बर्थ टाइमिंग। सही समय पर जन्म लेना सफलता में बड़ी भूमिका निभा सकता है। जो फ्लॉम का उदाहरण। फ्लॉम 1930 के दशक में एक गरीब यहूदी परिवार में पैदा हुए। उस समय अमेरिका में बड़े लॉ फर्म यहूदी वकीलों को नौकरी नहीं देते थे। इसलिए जो फ्लॉम ने छोटी लॉ फर्म में काम करना शुरू किया, जहां वे खुद को साबित कर सके। 1970 के दशक में जब कंपनियों के विलय, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का दौर शुरू हुआ, तो फ्लॉम जैसे वकील सबसे आगे थे, क्योंकि वे पहले से इस क्षेत्र में काम कर रहे थे। सीख: सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि आप कब पैदा हुए और किस समय अवसर उपलब्ध थे, यह भी सफलता तय करता है। सबक 2: कठिनाइयां आपके लिए फायदे का सौदा बन सकती हैं, द बेनिफिट्स ऑफ हार्डशिप। कई बार संघर्ष और मुश्किल परिस्थितियां व्यक्ति को अधिक मजबूत और सफल बना सकती हैं। जो फ्लॉम का संघर्ष। यहूदी होने की वजह से उन्हें बड़ी लॉ फर्मों में नौकरी नहीं मिली, लेकिन इससे उन्होंने हार नहीं मानी और अपने खुद के क्लाइंट्स बनाए। 1960 से 70 के दशक में जब बड़ी कंपनियों ने विलय और अधिग्रहण के लिए कानूनी सहायता मांगी, तो वे पहले से इस क्षेत्र के एक्सपर्ट बन चुके थे। धीरे धीरे उनकी लॉ फर्म अमेरिका की सबसे बड़ी लॉ फर्मों में से एक बन गई। सीख: कई बार समाज द्वारा खड़ी की गई रुकावटें ही आपको एक नया रास्ता खोजने के लिए मजबूर करती हैं, और यही नया रास्ता आपको सफलता दिला सकता है। सबक 3: परिवार और संस्कृति का प्रभाव, द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चरल लेगेसी। सफलता में पारिवारिक पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक विरासत भी अहम भूमिका निभाती है।
जो फ्लॉम के पूर्वजों की कहानी। फ्लॉम का परिवार गरीब दर्जी, टेलर समुदाय से था। उनके माता पिता ने कठिन परिश्रम की संस्कृति को अपनाया था। इस संस्कृति में लगातार प्रयास, धैर्य और बारीकियों पर ध्यान देने की सीख दी जाती थी। यही गुण जो फ्लॉम ने भी अपनाए और अपनी लॉ फर्म को सफल बनाने में सक्षम रहे। सीख। आपके पारिवारिक मूल्यों और संस्कृति का असर आपकी सोच और कार्यशैली पर पड़ता है, और यह आपकी सफलता में योगदान दे सकता है। मुख्य संदेश। सिर्फ मेहनत ही सफलता की कुंजी नहीं है, समय, सामाजिक परिस्थितियां और पारिवारिक विरासत भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। मुश्किलें और असफलताएं भी आपको मजबूत बना सकती हैं, अगर आप उनका सही तरीके से उपयोग करें। आपकी संस्कृति और पारिवारिक पृष्ठभूमि आपकी सोच को प्रभावित कर सकती है और आपकी सफलता में योगदान कर सकती है। अध्याय 6, हार्लन, केंटकी। हार्लन, केंटकी। संस्कृति कैसे सफलता को प्रभावित करती है। डाई लाइक अ मैन, लाइक योर ब्रदर डिड। एक आदमी की तरह मरो, जैसे तुम्हारे भाई ने किया। इस अध्याय में ग्लैडवेल यह समझाने की कोशिश करते हैं कि संस्कृति और पारिवारिक परंपराएं व्यक्ति के व्यवहार और सफलता पर गहरा असर डालती हैं। मुख्य विचार। हमारी पारिवारिक और सामाजिक पृष्ठभूमि हमारे निर्णयों और सोचने के तरीके को प्रभावित करती है। कई बार संस्कृति पीढ़ियों तक चली आती है और हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। यह सांस्कृतिक विरासत, कल्चरल लेगेसी, सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि पूरे समाज की प्रगति या संघर्ष को भी निर्धारित करती है। हार्लन, केंटकी का संघर्ष। ग्लैडवेल हार्लन, केंटकी के एक ऐतिहासिक संघर्ष का उदाहरण देते हैं, जहां परिवारों के बीच लगातार झगड़े और हिंसा पीढ़ियों तक चली। क्या था हार्लन, केंटकी में? 1800 के दशक में हार्लन, केंटकी में स्कॉटिश आयरिश आप्रवासियों ने बसना शुरू किया। ये लोग एक खानाबदोश, नोमैडिक और योद्धा परंपरा से आते थे, जहां सम्मान और बदला लेने की संस्कृति गहराई से जुड़ी थी। यहां दो परिवार, हावर्ड्स और टर्नर्स के बीच दशकों तक संघर्ष चला। छोटी छोटी बातों पर हिंसा होती थी और हर पीढ़ी ने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया। नतीजा। यह हिंसा सिर्फ व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, बल्कि यह सांस्कृतिक विरासत, कल्चरल लेगेसी का हिस्सा बन गई थी। अगर कोई तुम्हारा अपमान करे, तो तुम चुप नहीं बैठ सकते। यह मानसिकता पीढ़ियों तक चली। सम्मान की संस्कृति, कल्चर ऑफ ऑनर। ग्लैडवेल इस घटना के जरिए सम्मान की संस्कृति, कल्चर ऑफ ऑनर की अवधारणा को समझाते हैं। सम्मान की संस्कृति क्या है? यह ऐसी संस्कृति होती है जहां व्यक्ति के सम्मान और प्रतिष्ठा को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति को अपमानित किया जाता है, तो वह चुप नहीं बैठता, वह बदला लेने के लिए तैयार रहता है। ऐसी संस्कृति आमतौर पर उन समाजों में विकसित होती है जहां कानून और व्यवस्था कमजोर होती है। हार्लन, केंटकी के लोग इसी मानसिकता से प्रभावित थे। कैसे यह संस्कृति आज भी असर डालती है? ग्लैडवेल बताते हैं कि सम्मान की संस्कृति, कल्चर ऑफ ऑनर, सिर्फ इतिहास तक सीमित नहीं है, यह आज भी कई समाजों में देखी जा सकती है। उदाहरण। कुछ क्षेत्रों में लोग अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए छोटी छोटी बातों पर लड़ाई कर बैठते हैं। व्यवसाय और राजनीति में भी अपमान बर्दाश्त न करने की मानसिकता देखी जा सकती है। कंपनियों और संगठनों में भी संस्कृति का प्रभाव देखा जाता है। कुछ संस्थाएं सहयोगी, कोलैबोरेटिव होती हैं, तो कुछ संघर्षपूर्ण, कॉम्पिटिटिव। सीख। हमारी संस्कृति और पारिवारिक परंपराएं हमारे व्यवहार को गहराई से प्रभावित करती हैं। हर समाज में कुछ अनलिखे नियम होते हैं जो यह तय करते हैं कि हम कैसे प्रतिक्रिया देंगे। अगर हमें सफलता पानी है, तो हमें समझना होगा कि कौन सी सांस्कृतिक धारणाएं हमारे पक्ष में हैं और कौन सी हमें रोक रही हैं। मुख्य संदेश। हमारा अतीत और हमारी संस्कृति हमारे वर्तमान और भविष्य को प्रभावित करती है। सिर्फ व्यक्तिगत प्रतिभा ही नहीं, बल्कि पारिवारिक और सामाजिक पृष्ठभूमि भी हमारी सफलता तय करती है। हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को समझकर उसे सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। अध्याय 7, विमान दुर्घटनाओं का जातीय सिद्धांत, द एथनिक थ्योरी ऑफ प्लेन क्रैशेस। क्या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि विमान दुर्घटनाओं में भूमिका निभाती है? पायलट, वेदर रडार हैज हेल्प्ड अस अ लॉट।
पायलट, मौसम रडार ने हमारी बहुत मदद की है। इस अध्याय में ग्लैडवेल बताते हैं कि संस्कृति और संचार शैली किसी व्यक्ति या समाज की सफलता और असफलता पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। मुख्य विचार: विमान दुर्घटनाएं अक्सर तकनीकी खराबी या खराब मौसम की वजह से नहीं, बल्कि मानव त्रुटि, ह्यूमन एरर, के कारण होती है। संचार की शैली, कम्युनिकेशन स्टाइल और सांस्कृतिक परंपराएं पायलटों के निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं। कुछ संस्कृतियों में अधिकारियों का बहुत ज्यादा सम्मान करने की परंपरा होती है, जिससे जूनियर अधिकारी गलतियां सुधारने से हिचकिचाते हैं, और यही विमान दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है। कोलंबियाई एयरलाइंस फ्लाइट 52 का उदाहरण। ग्लैडवेल 1990 में न्यूयॉर्क में क्रैश हुई कोलंबियाई एयरलाइंस की फ्लाइट 52 का उदाहरण देते हैं। क्या हुआ था? विमान में ईंधन समाप्त होने वाला था, लेकिन पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) को यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया। पायलट अत्यधिक विनम्रता, एक्सेसिव पोलाइटनेस और अप्रत्यक्ष भाषा का इस्तेमाल कर रहा था। ATC ने खतरे की गंभीरता को नहीं समझा और विमान को समय पर लैंडिंग अनुमति नहीं मिली। आखिरकार, विमान ईंधन खत्म होने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया। निष्कर्ष: अगर पायलट ने अधिक असर्टिव, स्पष्ट और आत्मविश्वास से भरी भाषा में बात की होती, तो दुर्घटना टाली जा सकती थी। पावर डिस्टेंस इंडेक्स (PDI) और विमान दुर्घटनाएं। ग्लैडवेल इस अध्याय में पावर डिस्टेंस इंडेक्स (PDI) नामक एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की चर्चा करते हैं। PDI क्या है? PDI यह बताता है कि किसी संस्कृति में उच्च पदस्थ लोगों, जैसे बॉस, अधिकारी, सीनियर, का कितना सम्मान किया जाता है। उच्च PDI वाले समाजों में जूनियर कर्मचारी या अधिकारी अपने सीनियर से असहमत होने या गलतियां सुधारने से डरते हैं। कम PDI वाले समाजों में लोग खुलकर अपने विचार व्यक्त करते हैं और गलतियों की ओर ध्यान दिलाने में संकोच नहीं करते। निष्कर्ष: उच्च PDI वाले देशों, जैसे दक्षिण कोरिया, कोलंबिया और इंडोनेशिया, में विमान दुर्घटनाएं ज्यादा देखी गईं, क्योंकि जूनियर अधिकारी सीनियर पायलट को सीधी चेतावनी देने से हिचकिचाते थे। कम PDI वाले देशों, जैसे अमेरिका और यूरोप, में ऐसी गलतियां कम होती हैं, क्योंकि वहां जूनियर अधिकारी भी अपनी राय खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। दक्षिण कोरियाई एयरलाइंस का उदाहरण। ग्लैडवेल बताते हैं कि 1990 के दशक में दक्षिण कोरियाई एयरलाइंस की दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही थीं। कारण: दक्षिण कोरिया की संस्कृति में पायलट और को-पायलट के बीच बहुत बड़ा अधिकार अंतर था। जूनियर पायलट या फ्लाइट इंजीनियर सीनियर पायलट से असहमत होने में संकोच करते थे, भले ही विमान दुर्घटना की ओर बढ़ रहा हो। समाधान: जब एयरलाइंस ने अपने पायलटों को पश्चिमी संचार शैली, वेस्टर्न कम्युनिकेशन स्टाइल, और अंग्रेजी भाषा में अधिक असर्टिव बनने की ट्रेनिंग दी, तो दुर्घटनाओं की संख्या में भारी गिरावट आई। अब को-पायलट और फ्लाइट इंजीनियर को सिखाया गया कि वे सीधे, स्पष्ट और आत्मविश्वास से अपनी बात कहें। क्या हम इससे कुछ सीख सकते हैं? यह सिद्धांत सिर्फ विमान दुर्घटनाओं तक सीमित नहीं है, यह हर पेशे में लागू हो सकता है। अगर आप ऐसी संस्कृति से आते हैं जहां जूनियर्स खुलकर बोलने से डरते हैं, तो आपको अपने संचार कौशल को सुधारने की जरूरत हो सकती है। अत्यधिक सम्मान और विनम्रता की वजह से गलतियां नजरअंदाज हो सकती हैं, जिससे गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। स्पष्ट और प्रभावी संचार, क्लियर एंड असर्टिव कम्युनिकेशन, किसी भी पेशे में सफलता की कुंजी है। मुख्य संदेश: सिर्फ तकनीकी ज्ञान ही नहीं, बल्कि संचार शैली, कम्युनिकेशन स्टाइल भी सफलता या असफलता का कारण बन सकती है। कुछ संस्कृतियां उच्च अधिकारियों का इतना सम्मान करती हैं कि जूनियर अधिकारी खुलकर गलतियां बताने से डरते हैं, और इससे गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती हैं। असर्टिव कम्युनिकेशन, आत्मविश्वास से भरा स्पष्ट संवाद, सीखना जरूरी है ताकि गलतियों को समय पर सुधारा जा सके। अध्याय 8: धान के खेत और गणित की परीक्षाएं, राइस फील्ड्स एंड मैथ टेस्ट्स। क्या मेहनत और सांस्कृतिक परंपराएं गणित में सफलता को प्रभावित कर सकती हैं? No one who wakes up before dawn 360 days a year fails to enrich his family. कोई भी व्यक्ति जो साल के 360 दिन सुबह से पहले उठता है, वह अपने परिवार को समृद्ध बनाने में विफल नहीं होता। इस अध्याय में
ग्लैडवेल यह समझाने की कोशिश करते हैं कि किसी व्यक्ति की मेहनत करने की क्षमता और गणित में उसकी सफलता का संबंध उसकी सांस्कृतिक विरासत से हो सकता है। मुख्य विचार: मेहनत और दृढ़ता, परसेवरेंस, गणित में सफलता पाने के महत्वपूर्ण कारक हैं। पूर्वी एशियाई देशों के छात्र गणित में बेहतर प्रदर्शन क्यों करते हैं? इसका जवाब उनकी कृषि परंपरा, धान की खेती और भाषा संरचना में छिपा हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति रोज सुबह मेहनत करता है और हार नहीं मानता, तो असफल होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। धान की खेती और मेहनत की संस्कृति: ग्लैडवेल बताते हैं कि पूर्वी एशिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम आदि में पारंपरिक रूप से धान की खेती की जाती रही है। धान की खेती इतनी खास क्यों है? धान की खेती गेहूं या मक्का की खेती से बहुत अलग होती है। इसे सफलतापूर्वक करने के लिए बहुत अधिक मेहनत, धैर्य और निरंतर देखभाल की आवश्यकता होती है। धान उगाने वाले किसान आमतौर पर साल में लगभग 360 दिन काम करते हैं और यह एक बेहद मेहनत वाला कार्य होता है। नतीजा: इस कठिन मेहनत ने एक खास मानसिकता, माइंडसेट, विकसित की। अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं तो सफलता निश्चित है। यही मेहनत करने की मानसिकता अगली पीढ़ियों तक बनी रही और शिक्षा, विशेष रूप से गणित, में दिखाई देने लगी। गणित और भाषा का संबंध: ग्लैडवेल यह भी बताते हैं कि गणित की दक्षता भाषा पर भी निर्भर करती है। पूर्वी एशियाई भाषाओं में संख्याएं, नंबर्स, बोलने और याद रखने में आसान होती हैं। उदाहरण के लिए, अंग्रेजी में 14, 16, 17 यह असंगत पैटर्न है क्योंकि 4 से 14 जुड़ता है, लेकिन 6 से 16 और 7 से 17 थोड़ा अलग हैं। नतीजा: गणित सीखते समय पूर्वी एशियाई बच्चे तेजी से संख्याओं को समझ और याद कर सकते हैं। उनकी गणितीय धारणा, न्यूमेरिकल अंडरस्टैंडिंग, अंग्रेजी बोलने वाले बच्चों की तुलना में अधिक मजबूत होती है। क्या हमें भी इस सिद्धांत से कुछ सीखने की जरूरत है? ग्लैडवेल यह समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर हम गणित में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें इन दो प्रमुख कारकों पर ध्यान देना होगा। एक, कठिन परिश्रम और अभ्यास, हार्ड वर्क एंड परसिस्टेंस। सिर्फ प्रतिभा होने से कोई गणित में अच्छा नहीं होता। कड़ी मेहनत और निरंतर अभ्यास ही गणित में सफलता दिलाता है। अगर हम लगातार प्रयास करें और जल्दी हार न मानें तो गणित में बेहतर हो सकते हैं। 2, भाषा और सीखने की तकनीक, लैंग्वेज एंड लर्निंग टेक्निक्स। अगर हम अपने गणितीय विचारों को सरल और तार्किक रूप में सोचें तो जटिल समस्याएं भी हल की जा सकती हैं। गणित सिखाने की पद्धति को भाषा के अनुसार अनुकूलित किया जाना चाहिए। मुख्य संदेश: सिर्फ प्रतिभा ही नहीं, बल्कि मेहनत, अभ्यास और सही मानसिकता भी गणित में सफलता के लिए आवश्यक हैं। संस्कृति और पारिवारिक परंपराएं हमारे सीखने के तरीके को प्रभावित कर सकती हैं। अगर हम लगातार मेहनत करें और हार न मानें तो हम किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 9, मारिटा का समझौता, मरिताज बार्गेन। क्या सफलता केवल प्रतिभा पर निर्भर करती है या अवसर और मेहनत भी जरूरी है? ऑल माई फ्रेंड्स आर नाउ फ्रॉम किप। मेरे सभी दोस्त अब किप से हैं। इस अध्याय में मैल्कम ग्लैडवेल बताते हैं कि सफलता सिर्फ जन्मजात प्रतिभा का परिणाम नहीं होती, बल्कि सही अवसर, अनुशासन और मेहनत का भी उतना ही योगदान होता है। मुख्य विचार: परंपरागत स्कूलिंग सिस्टम सभी छात्रों को समान अवसर नहीं देता। अल्पसंख्यक और गरीब तबके के छात्र भी अगर सही माहौल में पढ़े तो वे असाधारण सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किप, नॉलेज इज पावर प्रोग्राम, स्कूलों का उदाहरण जहां कड़ी मेहनत और अनुशासन ने साधारण छात्रों को असाधारण बना दिया। मारिटा की कहानी एक सामान्य लड़की की असाधारण मेहनत। ग्लैडवेल एक छात्रा मारिटा का उदाहरण देते हैं जो किप, नॉलेज इज पावर प्रोग्राम, स्कूल में पढ़ती है। किप स्कूल क्या है? ये स्कूल अमेरिका में कम आय वाले परिवारों के बच्चों के लिए बनाए गए थे। किप स्कूलों में पढ़ाई का समय आम स्कूलों से ज्यादा होता है। छात्र सुबह जल्दी आते हैं और देर शाम तक पढ़ाई करते हैं। यहाँ पढ़ाई का पैटर्न पारंपरिक स्कूलों से अलग होता है और छात्रों से अधिक मेहनत की उम्मीद की जाती है। मारिटा का त्याग, बार्गेन। मारिटा को अपने दोस्तों और सामान्य बचपन की कई चीजों को छोड़ना पड़ा। वह दिन में कई घंटे पढ़ाई करती थी,
उसके पास खेलने और आराम करने के लिए बहुत कम समय था। लेकिन उसकी मेहनत रंग लाई, वह पढ़ाई में बेहतर हुई और उसे बेहतरीन अवसर मिले। नतीजा: अगर किसी छात्र को एक अच्छा अवसर दिया जाए और वह उसे पूरी मेहनत के साथ अपनाए, तो वह सफल हो सकता है। सिर्फ अमीर या विशेषाधिकार प्राप्त लोग ही सफल नहीं होते, मेहनत और सही माहौल भी उतना ही जरूरी है। सफलता का गणित: मेहनत प्लस अवसर सफलता। ग्लैडवेल बताते हैं कि सफलता केवल बुद्धिमानी का परिणाम नहीं होती, बल्कि मेहनत और अवसर भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। क्या पारंपरिक स्कूल प्रणाली सभी छात्रों को समान अवसर देती है? आमतौर पर गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा और बेहतर स्कूलों तक पहुंच नहीं मिलती। किप जैसे स्कूल यह साबित करते हैं कि सही माहौल और कठोर परिश्रम से औसत छात्र भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। क्या हमें शिक्षा प्रणाली में बदलाव की जरूरत है? अधिक अध्ययन समय, लॉन्गर स्कूल आवर्स और ग्रीष्मकालीन पढ़ाई, समर लर्निंग से छात्र अधिक सीख सकते हैं। शिक्षा का ढांचा ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी छात्रों को समान अवसर मिले। सीखने योग्य बातें: सफलता के लिए सही अवसर मिलना जरूरी है। जो छात्र मेहनत करने को तैयार होते हैं, वे कठिनाइयों को पार करके आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षा प्रणाली को सभी छात्रों को समान अवसर देने चाहिए ताकि वे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकें। मुख्य संदेश: सिर्फ बुद्धिमत्ता ही नहीं, बल्कि मेहनत और सही अवसर भी सफलता के लिए आवश्यक हैं। अगर किसी छात्र को एक अच्छा अवसर दिया जाए और वह उसे पूरी मेहनत से अपनाए, तो वह बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकता है। शिक्षा प्रणाली को इस तरह बनाया जाना चाहिए कि यह हर छात्र को सफल होने का मौका दे। समाप्ति: एक जमैकन कहानी, एपिलॉग, अ जमैकन स्टोरी। क्या हमारे पूर्वजों के निर्णय और परिस्थितियां हमारी सफलता को प्रभावित करते हैं? If a mixed race offspring is born, they are emancipated. यदि मिश्रित नस्ल की संतान पैदा होती है, तो वे मुक्त हो जाती हैं। ग्लैडवेल इस अध्याय में अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि और जमैका में नस्लीय इतिहास की कहानी बताते हैं। वे यह दर्शाते हैं कि हमारी सफलता केवल हमारी मेहनत पर निर्भर नहीं होती, बल्कि पीढ़ियों से हमें मिले अवसरों और परिस्थितियों का भी इसमें बड़ा योगदान होता है। ग्लैडवेल का पारिवारिक इतिहास और नस्लीय असमानता। जमैका का सामाजिक ढांचा। जमैका एक ऐसा देश था जहां गुलामी का गहरा इतिहास था। यूरोपीय उपनिवेशवादियों और अफ्रीकी गुलामों के मेल से वहां एक मिश्रित नस्ल, मिक्स्ड रेस, का समाज विकसित हुआ। कानून के अनुसार, यदि किसी यूरोपीय और अफ्रीकी माता पिता से मिश्रित नस्ल का बच्चा जन्म लेता था, तो उसे स्वतंत्रता, एमेंसिपेशन, मिल सकती थी। ग्लैडवेल के पूर्वज और उनकी शिक्षा। ग्लैडवेल की परदादी एक अफ्रीकी महिला थी जिसने अपने बच्चों को बेहतर जीवन देने के लिए समझौते किए। उनकी नानी को एक शिक्षित श्वेत व्यक्ति से पढ़ने का अवसर मिला, जिससे उनके परिवार को आगे बढ़ने का मौका मिला। यदि यह अवसर न मिलता, तो शायद ग्लैडवेल की सफलता संभव न होती। क्या सफलता सिर्फ व्यक्तिगत मेहनत का नतीजा होती है? ग्लैडवेल इस अध्याय के माध्यम से यह साबित करना चाहते हैं कि सफलता केवल व्यक्तिगत प्रयासों का परिणाम नहीं होती, बल्कि पूर्वजों द्वारा मिले अवसर और ऐतिहासिक परिस्थितियां भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हमारी पिछली पीढ़ियों के फैसले हमें प्रभावित करते हैं। अगर ग्लैडवेल की नानी को शिक्षा का अवसर न मिला होता, तो उनके परिवार को आगे बढ़ने में कठिनाई होती। कई लोगों को सही अवसर नहीं मिलते, इसलिए वे सफल नहीं हो पाते, भले ही वे मेहनती हों। सिस्टम और समाज का असर। हर किसी को समान अवसर नहीं मिलते। कुछ लोग सही समय पर सही जगह पर होते हैं, जिससे उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। इस अध्याय से क्या सीख सकते हैं? हमारी सफलता केवल हमारी मेहनत पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे पूर्वजों द्वारा लिए गए निर्णयों पर भी निर्भर करती है। सही अवसर और शिक्षा किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदल सकते हैं। हर किसी को समान अवसर मिले, इसके लिए हमें सामाजिक असमानता को समझना और दूर करना होगा। मुख्य संदेश: सफलता सिर्फ व्यक्तिगत प्रतिभा का नतीजा नहीं होती, समाज, इतिहास और अवसरों की भी इसमें बड़ी भूमिका होती है। अगर हमारे पूर्वजों ने सही मौके का फायदा उठाया हो, तो यह हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है। हमें यह समझना चाहिए कि हर किसी को समान अवसर नहीं मिलते और समाज में संतुलन लाने की जरूरत है। तो दोस्तों,
अब आप समझ गए होंगे कि सफलता केवल मेहनत पर निर्भर नहीं होती, बल्कि सही मौके, लगातार अभ्यास और समाज की भूमिका भी इसमें अहम होती है। क्या आपको लगता है कि 10,000 घंटे का नियम सही है? या आपको कोई और कारण ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है? नीचे कमेंट में बताइए, हम आपकी राय जानना चाहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सकें। और हाँ, ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।